दिखाने के बाद कुछ क्वेश्चन कराए मैंने सर पहले ड्रॉअर में। चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बनाएंगे। अच्छा वो ऑर्डर है, वो बता दो, उसकी वजह खास जरूरत नहीं, बीच में मिलेगा। लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये लिस्ट आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी। तो लिस्ट है हमारी, लिस्ट में पहले कॉलम बनेगी। कॉलम कैसी उसको मिली थी चेंज है उनमें सिंपल कोड दिया तो आप क्या करना है, देखो टेबल बनेगी इसमें, पहली टेबल में आप लिखेंगे, पहली टेबल में आप लिखेंगे कि आपको रिएजेंट क्या हुआ, रिएजेंट क्या दिया, उस रिएजेंट में से आपको न्यूक्लियोफाइल छांट कर आना होगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज कभी भी अकेली नहीं रहती, किसी पॉजिटिव के साथ मिलकर आएगी। उस रिएजेंट में से आपको पहचानना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। फिर आपको प्रोडक्ट बना देना होगा, है ना, मतलब आपको फिर प्रोडक्ट बना देना होगा, प्रोडक्ट अटैक करके, और फिर लास्ट में उस प्रोडक्ट का क्या लिख देना होगा। जैसे कि अगर कभी भी आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ नजर आए NaOH, KOH, NaOH या फिर KOH, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या छांट कर लाओगे इसमें से, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव अगर न्यूक्लियोफाइल है तो जब ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं RH पे अटैक करेगा, माइनस प्लस OH R पर अटैक और X बाहर, बाद में एसिड को ही कर रहा हूं, तो बताओ ROH बनता हुआ नजर आए, और ROH बताओ क्या होता है, एल्को, पहला रिएजेंट ये हो सकता है, वही रिएजेंट कराऊंगा जितने मतलब एनसीईआरटी में सवाल आता है। फिर सेकंड रिएजेंट, सेकंड रिएजेंट बताओ H2O है, दो लोन पेयर के साथ ये आ रहा है, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये इसमें से तो OH नहीं बन सकता, तो पूरा मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मतलब पूरा मॉलिक्यूल ही आप न्यूक्लियोफाइल पे लिखो। और अटैक आप जानते हो किस तरीके से होगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर यूज होगा हमारा RH में, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये लोन पेयर यहाँ और ये X बाहर, तो बताओ क्या आएगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए तो ऑक्सीजन का चार्ज कौन सा आएगा, प्लस, और ये R, फिर O प्लस होने के लिए H को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या फिर से वापस क्या बनता हुआ नजर आएगा, बताओ वापस से क्या बन गया, ठीक है। थर्ड रिएजेंट है, टेबल बनती जाएगी, थर्ड रिएजेंट, थर्ड रिएजेंट हो सकता है आपको, थर्ड रिएजेंट ये दे NaOR', ये दे दें थर्ड रिएजेंट, तो बताओ इसमें से नेगेटिव पार्ट क्या छाट के लाओगे, सोडियम तो प्लस बन जाएगा आराम से, तो फिर माइनस क्या बचेगा, R', O-, ये बनेगा ना, बनेगा, ये R लिया है कार्बन की चेन, एक R पहले से ही है ना, उसको इससे फर्क करने के लिए R' कर दिया है, बाकी है दोनों कार्बन की चेन,
ताकि पता लगे ये किस कार है, ये किस कार है ना। आर डैश ओ माइनस, एक आर पहले से ही है ना, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, इसका अटैक आर पर और ये एक्स बार, यानी कि यहाँ क्या बनेगा आर डैश ओ आर, नाम इसका ईथर, क्या कहते हो साहब, ईथर्स। थर्ड फोर्थ है मिया श्रेन मलिक, बताएं कि इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे, NAI न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा, नेगेटिव स्पीसीज क्या निकलेगी सर, आई निकलेगा, आई माइनस आई, सोचने वाली बात है, ऐसे बैठे लेकिन टफ क्वेश्चन है, आई माइनस Na प्लस आई माइनस आई, सिंपल आंसर तो बहुत तेजी से, ये आई माइनस अटैक करेगा Rx पे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, R पर अटैक x बाहर, क्या बनेगा Ri को क्या बोलेंगे, एल्काइल आयोडाइड, कॉमन नेम लिखा हूं ना, यूपीएससी नेम नहीं लिखना, एल्काइल आयोडाइड। आगे चलो, मान लो हमारी रिएजेंट अगर ये दे दिया जाए तो किस रिएजेंट पर क्या न्यूक्लियोफाइल बनता है ये पहचान करो और प्रोडक्ट की पहचान करो कैसा अटैक होता है, बाकी तो आप सब जानते ही। मान लो NH3 है तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, क्योंकि लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर वाले पूरे मॉलिक्यूल ही बनता है। तो जब ये NH3 अटैक करेगा अपने लोन पेयर से R पर, तो आप देख रहे हैं R को इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ और X बाहर, तो बताओ नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन है भैया, नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये R। अगले स्टेप में नाइट्रोजन इस पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या बाहर निकालेगा, H बाहर, कोई सा भी H निकाल सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा NH2R, नाम इसका एमाइन है कि नहीं, ठीक है। और कौन सी डिग्री का है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, प्राइमरी में लिख दूं, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, 5 रिएजेंट होगी। नेक्स्ट रिएजेंट, अगर भैया रानी की, अगर मेरे पास रिएजेंट ये है R डैश NH2, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा बताओ, पूरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, पूरा बनेगा या कुछ पार्ट इसमें प्लस माइनस होकर निकलेगा, निकलेगा, तो बताओ जहां लोन पेयर हो पूरा बन जाता है, ध्यान रखना हमेशा, बार बार ये बोल रहा हूँ, जहां लोन पेयर हो तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बना दो, वैसे भी यह H प्लस NH माइनस नहीं देगा, ये NH माइनस अब इसके बाद वापस H प्लस को खींच लेगा, ठीक है ना, पूरे मॉलिक्यूल बनता है R डैश NH2, हमारा ही पूरी तरीके से न्यूक्लियोफाइल बना है, जैसे अमोनिया में रहा ऐसे इसमें दोनों सेम ही तो है, बस एक हाइड्रोजन उठा के R को लगाया है, ये रहा Rx, X पर पार्शियल नेगेटिव, R पर पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर का अटैक R पर और ये X बाहर, तो बताओ कितना आएगा, R डैश N, कितने हाइड्रोजन, 1 2, चार्ज प्लस R, बताओ अगले स्टेप में क्या बाहर निकल जाएगा, H बाहर, तो क्या बनेगा R डैश NHR, कौन सी डिग्री का एमाइन बोलो, सेकेंडरी एमाइन, बताओ 60, एक ही इसमें चल रहा हूँ, एक ही पैटर्न में चलते हैं, तो ये क्या रिएजेंट होंगे और क्या न्यूक्लियोफाइल होंगे इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट 7th, अगर मैं ले लूं R डैश NH R डबल डैश, ये लोन पेयर, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो R डैश NH R डबल डैश, पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल, और जब पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए तो ये अटैक किस तरीके से करेगा, Rx पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये लोन पेयर का अटैक, ये X बाहर, बताओ क्या बनेगा, R डैश नाइट्रोजन ने लोन पेयर रोटेट किया है, इस पर प्लस चार्ज,
R डबल डैश और ये R। अगले स्टेप में क्या बाहर H बाहर R डैश M R डबल डैश। बताओ सार्थक इसका नाम क्या बोले? टर्शरी है कि नहीं है? नेक्स्ट देखो अगला है 8 नंबर KCN। KCN और AGCN ये मैं साथ बताऊंगा क्योंकि इनमें थोड़ा सा रिलेशन का कंपैरिजन करना हमें पड़ता है। KCN याद रखना ये आयनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? आयनिक। तो बताओ किस फॉर्म में टूट जाएगा? K प्लस CN माइनस नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। न्यूक्लियोफाइल बताओ क्या बनेगा? कौन सा एटम? कार्बन या नाइट्रोजन? कार्बन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर है भैया? कार्बन। ये रहा Cn माइनस और ये रहा Rx, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका अटैक R पर, X बाहर, क्या बनेगा? RCN। ठीक है नहीं? RCN को आईयूपीएसी में नाइट्राइल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अगर इसका कॉमन एक बात करूं तो साइनाइड है कि नहीं है? आदम AgCN। AgCN की नेचर होती है कोवलेंट। कैसी नेचर होती है? कोवलेंट। कोवलेंट नेचर है। कोवलेंट नेचर होगी तो ये AgC ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर होता है इसकी। ठीक है? बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? पूरा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल कौन सा एटम? कार्बन, नाइट्रोजन, सिल्वर, कौन सा? जिसपे लोग पेयर है वो बनेगा। और नाइट्रोजन अटैक करेगा नहीं करेगा? सिर्फ अटैक करने के लिए मद्देनजर आपको देखना है। तो आप ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनेगा AgC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन पर लोन पेयर। और ये रहा हमारा Rx। इस बार लिंकिंग कहां से होगी? नाइट्रोजन से। ऊपर में लिंकिंग कहां है? कार्बन से। और वहां साइनाइड, यहां आइसोसाइनाइड बनेगा लास्ट में। जब ये अटैक करेगा तो बताओ क्या आएगा? AgC ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज प्लस और ये R। अगले स्टेप में नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उसके लिए वो बगल के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो बॉन्ड को तोड़ेगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। तो कार्बन क्या करेगा? वो उस बॉन्ड को तोड़ लेगा, क्योंकि Ag+ तो निकल सकता है आराम से, मेटल तो प्लस के साथ रह सकते हैं। तो बताओ यहां से फिर वापस से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर क्या होगी? दिस, है ना? और ये इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये वाला। NC की स्ट्रक्चर आपको बताओ। NC तो क्या होता है? आइसो, ये तो आइसोसाइनाइड होता है भाई। इस बार प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड होगा। क्या कहते हो साथ में वाली श्री चौधरी? बताओ 10 KNO2 और AgNO2 ये दोनों साथ बताऊंगा। सेम लग रहा होगा? सेम बताओ कौन सा आयनिक होगा? कौन सा कोवेलेंट होगा? कौन सा कोवेलेंट होगा? है ना ऊपर वाले क्या है? पोटेशियम हाईली पॉजिटिव है ना, और ये वाइंडिंग कंपाउंड बनाना फेवर करता है। जबकि ये बीच में है प्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है, ये मे भी कोवेलेंट बना सकते हैं। बताओ किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? K+ और NO2 माइनस। बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या बनाओगे? NO2 माइनस। अब सवाल ये है NO2 माइनस में कौन सा एटम? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? अब आप ये स्ट्रक्चर मान के पता लगेगा आपको। स्ट्रक्चर बनानी है NO2 माइनस की। एलडीएस बनाना सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में। इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं दिखा, पहले एलडीएस बनाओ अगर कंफ्यूजन हो रहा है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, सिंगल ऑक्सीजन नेगेटिव वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन पर क्या है? अब दिख गया कौन सा एटम जुड़ने वाला जाकर? O-। क्या कहते हो श्री मलिक? ऐसे दिख रहा है जैसे कि पहली बार ये स्ट्रक्चर बनाई हो। तो ये दोनों पेज जाएगा इस पर, Vx बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? O के थ्रू जुड़ा है N+O, और ये नाइट्राइट होता है। क्या नाम है इसका? नाइट्राइट, एल्कीन नाइट्राइट।
यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्राइट होगा। सार्थक अगर ये AgNO2 कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या इसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो? यहाँ पे देखना, बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर AgNO2। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर AgNO2 की। अच्छा, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? RnO2 लिख सकता हूँ। बोलो मैं सार्थक, तो प्रोडक्ट RnO2 है मतलब नाइट्राइट। तब क्या बनेगी? वैभव ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया। वैभव समझ आ रहा है सर? तीन पॉइंटों के साथ 3 पॉइंट आएंगे, तो आप कुछ बताओ। ये चीज को स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सर नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक सिंगल करेंगे। मतलब दिखाना स्ट्रक्चर इसी हिसाब से। ये नहीं होती है। उसमें आपने ऑक्सीजन को माइनस छोड़ दिया, नाइट्रोजन को प्लस छोड़ दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ना। लेकिन ये तो तब बनाते हैं जब वो चांस ना हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, लास्ट ऑप्शन है। RnO2 की स्ट्रक्चर दिख रही है कहीं? RnO2 बनी भी तो AgNO2 की स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो होगी सेम। R की जगह क्या लगा? अब बताओ क्या करूँ? कहीं पॉजिटिव नहीं, कहीं नेगेटिव नहीं, नॉर्मल वैलेंसी का काम हो गया। भाई जब सार्थक नॉर्मल वैलेंसी का काम हो रहा है तो मैं मॉलिक्यूल पर क्यों फोर्मल चार्ज क्रिएट करूं? वो तो स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाता है। हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल एटम पर चार्ज ना क्रिएट हो, तो लास्ट ऑप्शन होता है। जब नापती बंद हो रही है, बताओ सारे एटम पूछ रहे हैं कितनी बड़ी स्ट्रक्चर होगी? सेम इसी के जैसे वही है। बताओ पूरा एटम न्यूक्लियोफाइल, पूरा मॉलिक्यूल, लेकिन कौन सा एटम? यार ये तो सवाल। नाइट्रोजन पर भी लोन पे, ऑक्सीजन पर भी है। बताओ कौन से एटम को न्यूक्लियोफाइल बनाओगे? ऑक्सीजन को। सार्थक तुम इसको बताओगे? जी सार्थक होता है नाइट्रोजन को लेकर। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। हाँ वही सार्थक तुम बताओ। क्योंकि ऑक्सीजन नाटक करेगा। यस किसको नो बताओ? नाइट्रोजन ने डोनेट किया और ये X बाहर। तो नाइट्रोजन जैसे डोनेट करेगा तो आप बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और ये किससे जुड़ा है? R। नाइट्रोजन चाहेगा इसको प्लस बना दे, नाइट्रोजन तो चाहेगा कि निकल जाए बाहर। तो इसके लिए बताओ क्या करेगा? ये बगल वाले Ag को बाहर करेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? yes. तो भाई या ये बॉन्ड तोड़कर यहाँ जाएगा, Ag प्लस बाहर, है ना? और ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा। देखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाऊंगा। थोड़ी सी मैं ऑक्सीजन का नेगेटिव लेकर आ रहा हूँ, Ag प्लस बाहर, नाइट्रोजन का प्लस भी स्टेबल हो जाएगा, तो माइनस नाइट्रोजन प्लस ओ ये बनेगा नहीं बनेगा? या फिर इस स्ट्रक्चर को मैं लिख सकता हूँ R नाइट्रोजन एरो डबल बॉन्ड, है कि नहीं? ये क्या है? नाइट्रो एल्केन। क्या बना है? नाइट्रो नाइट्रो एल्केन। चलो 3 हो जाएंगे। कितने हो गए? 11 हो गए ना? और तो बहुत आसान है, बार बार देखो। हाँ आर की जगह इसमें हाँ, लेकिन हम उसको प्रेफर कर रहे हैं ना, उसके सारे एटम, उस पर किसी भी एटम पर फॉर्मल चार्ज नहीं है ना। मैं इस स्ट्रक्चर को बनाने से भी बच रहा हूँ चार्ज वाली को वहां पर,
कि किसी भी पर्टिकुलर एटम पर चार्ज लेना उसकी किस एनर्जी को घटाता है। ये बात हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो पढ़ी थी, हम बचते हैं फॉरवर्ड चार्ज क्रिएट करने से। वो उसको सारे न्यूट्रल है, कौन सी को प्रेफर करेंगे? न्यूट्रल वाली, न्यूट्रल वाली को प्रेफर करेंगे। ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, ये नहीं कन्वर्ट होगी यार, वो आरएस थोड़ी है। वहां लिंकिंग ऑप्शन से, लिंकिंग नाइट्रोजन से ठीक अलग अलग वाली बात होता है। एक स्ट्रक्चर मौका मिल रहा है चार्ज क्रिएट करने का, एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल प्रेफर करो ना, न्यूट्रल प्रेफर करो, ठीक है। आगे देखते हैं, 12वीं है हमारी आर डैश सी डबल ओ ए जी। तो ये इसको तो कोई भी बता देगा, ए जी मेटल है, ये माइनस है, तो आपको दिख रहा होगा आर डैश सी डबल ओ माइनस में टूट जाएगा और ये ए जी प्लस न्यूक्लियोफाइल दिख गया होगा क्या, आर डैश सी डबल ओ माइनस, ये रहा हमारा आर एक्स, ओ माइनस अटैक एक्स बाहर, तो आर डैश सी डबल ओ आर। आपको ये एक्स्ट्रा बनता हुआ नजर आ रहा होगा, नेक्स्ट अब दो रह गए बस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, Li प्लस AlH4 माइनस 1, और इसकी एलडीएस आप बना सकते हो AlH4 माइनस 1 की, क्या Al 4 हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, और एल्यूमिनियम पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास कोई लोन नहीं है, वो खाली के लिए है बस, मतलब ये नहीं बनेगा न्यूक्लियोफाइल। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, जब H माइनस आए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा H माइनस, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसको फाइल हो जाएगा, और ये H माइनस बोलो किसकी तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और किस पर अटैक करेगा बोलो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, आर पर अटैक, ये बाहर, तो क्या बन जाएगा RH। RH का एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं बोलो, हाइड्रोकार्बन, और अगर R सिंगल बॉन्ड का है तो एल्केन मिलेगा, डबल का है एल्केन मिलेगा, ट्रिपल का है तो एल्काइन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा R क्या है। फोर्थ 14 है, अगर कभी भी मेटल और कार्बन की चेन एक साथ जुड़ी हो, तो मेटल और कार्बन की चेन एक साथ जुड़ी हुई हो, M4 मेटल है, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक बोला जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ा है कि नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा और आर हमेशा नेगेटिव, क्योंकि मेटल नहीं चाहता कभी भी नेगेटिव हो। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या बना, R माइनस, तो RH हमारे पास जिंदाबाद, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, अटैक R पर X बाहर, तो क्या बन जाएगा R डैश R, R डैश R की क्या है, एक हाइड्रो, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट पूरी हुई, उनका अटैक कैसे होगा वो पूरा हुआ, रिएजेंट क्या करना है। लास्ट मैंने SN2 रिएक्शन का बता दिया ना, है कि नहीं, चलो अब हम आगे, जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन लिस्ट पढ़ी, आपने सब्स्टिट्यूशन लिस्ट पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें मैंने मेनली दो रिएक्शन बताया, SN2 and
तरीके से जो अब आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। शायद इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन में आ गया था नहीं, लेकिन वहां इतने डिटेल में नहीं बात नहीं करी थी। इसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन की दो टाइप की होती है, E2 एंड E1। ठीक है, E1 में एक स्पेसिफिक और आती है, वो होती है E1C2। 1 बाय 1 करके इन तीनों को देखते हैं। कुल मिलाकर मेनली दो ही हैं, एक तो E1 और एक E2 ना। जो E1C भी है तो ये बहुत रेयर होती है, जैसे कि SN1 SN2 होती है, इसी तरीके से E1 E2 होती है। E1 में दो टाइप होती है, E1 होती है, E1C। C का मतलब है कॉन्जुगेट, B का मतलब है बेस, कॉन्जुगेट बेस, E1C रिएक्शन। तो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने डिटेल में पढ़ ली दोनों। SN1 SN2, SN1 दो स्टेप, SN2 सिंगल स्टेप, SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN1 3 डिग्री, SN2 1 डिग्री, है ना। SN1 PPS, SN2 PAS, सारी कंडीशन पढ़ी। उसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, E1 एंड E2। ठीक है, कहीं ना कहीं E2 मैच करेगी SN2 से और E1 मैच करेगी SN1 से। 2 वाली से 1 बोले तो SN2 एक स्टेप होगी तो E2 भी कितने स्टेप होंगे, SN1 दो स्टेप होंगे तो E1 भी कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो इसमें वीक बेस चाहिए, बिल्कुल पैरेलल। तीसरी वाली अलग है, E1C भी हम बताएंगे, है ना। मेन फोकस रखना है लिखना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम E2 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे E1 और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे E1C। E1C भी तो एक E1 की स्पेसिफिक पार्ट है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का कोई अलग से पार्ट नहीं है। E1 का ही एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, E1C भी ये भी E1 की होती है, सिर्फ एक नाम रख दिया है E1C बस कुछ, बाकी E1 की तरह ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे नोट करके, फिर E2 रिएक्शन शुरू करेंगे। और ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आज ये टेबल आपको याद हो गई, क्योंकि अभी तो आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी, तो SN1 SN2 में तो पीरियड डेफिनेशन देख पा रहे हो, पीरियड डिफरेंस कौन सी कब होगी। लेकिन जब E1 E2 पढ़ोगे, E1C भी पढ़ोगे, तो E1C भी बहुत तरह होती है, तो आपके पास मेरी 4 होगी, SN1 SN2 E1। अब इन चारों में कौन सी रिएक्शन होगी ये आप सोचना, क्यों, E2 की कंडीशन SN2 से बहुत मैच करेगी, वही आपको बेस रिएजेंट दिखेगा, वही रिएक्टेंट दिखेगा। आपको सोचना पड़ेगा SN2 कराऊं या E2 कराऊं, क्योंकि सेम सेम चल रहा है, क्योंकि नेगेटिव चीज बेस बन जाती है, न्यूक्लियोफाइल बन जाती है। SN1 की कंडीशन E1 से मैच करेगी, आप कंफ्यूजन रहोगे कि SN1 कराऊं या E1 कराऊं। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन होगा जबकि SN2 का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा, वो कुछ भी नहीं बना सकता है। तो इसको क्लियर तो तब समझ में आएगा जब E1 इनकी पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग में टेबल क्रिएट करूंगा। वो टेबल अगर आप माइंड में शुरू में ही याद कर लोगे, अभी फिलहाल याद करो, लास्ट में पढ़ते पढ़ते E1C कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप याद कर लो। ठीक है, मैं टेबल बना रहा हूँ, पहले मैं न्यूक्लियोफाइल की टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा इस साथ, तो 3 कॉलम होंगे टेबल में, दिस ये है टेबल, 1 3 ये टेबल है हमारी, ये हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, पहली कॉलम में लिखा हूँ ऐसे रिएजेंट जो जितने अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे उतनी अच्छे क्या होंगे, बेस, मतलब उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अच्छी होती है और वो बेस भी अच्छी होती है, न्यूक्लियोफाइल भी बढ़िया होते हैं और बेस भी बढ़िया होते हैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखूंगा जो न्यूक्लियोफाइल तो बेकार होंगे लेकिन वो बेस क्या होंगे, बड़े। थर्ड कॉलम में वो जो न्यूक्लियोफाइल तो बेहतरीन होंगे लेकिन बेस क्या होंगे, ये बेस आपको ऐसे रटे भी होगी, अगर वो रिएजेंट होगा आपको याद होना चाहिए कौन कौन से। बराबर वाले में कौन कौन से आते हैं वो लिख देता हूँ। बराबर वाले में एक तो आता है MEOK, MEOK समझ गए, CH3OK है,
CH3O - K प्लस है कि नहीं, K पोटेशियम, N मिथाइल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना CH3OK है कि नहीं, जहां पर ऊपर माइनस और K पर क्या है प्लस। फिर नेक्स्ट ETOK, ET समझ गए, इथाइल ETOK। नेक्स्ट एक्वस KOH, नेक्स्ट क्या है एक्वस KOH, ये रिएजेंट प्रोटीन है, NaNH2 सोडामाइड, याद है हाइड्रोकार्बन में यूज किया था, NaNH2, और लास्ट में KH पोटेशियम हाइड्राइड। ये ऐसे रिएजेंट हैं, पहले मेरे बारे में समझो क्या है ये ऐसे रिएजेंट है जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उनकी बेसिसिटी के बराबर होती है, मतलब जैसी इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वैसी इनकी बेसिसिटी। तो कितने हो गए टोटल, ये 5 हो गए मेरे हिसाब से, क्या नहीं। तो जैसे दोनों एक्वस KOH, तो आपको पता होना चाहिए ये जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उतना ही अच्छा क्या है बेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप जानोगे तो कैसे याद करोगे, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब आ जाओ जो बेस अच्छे हैं न्यूक्लियोफाइल का, पहला टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जिसको TuBuO- लिखेंगे। T4 क्या है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ना, कैसे लिखोगे इसको, इसकी स्ट्रक्चर ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। थोड़ा हिंट मिला होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्यों बेकार है, स्ट्रक्चर बड़ी है, स्टेरिक इंटेंसिव कार्बन के पास में दिक्कत करेगा, थोड़ा हिंट मिला होगा ऊपर। फिर आगे है LDA, लिथियम डाई आइसोब्यूटाइल, लिथियम डाई आइसोब्यूटाइल नाम है इसका, लिथियम डाई आइसोब्यूटाइल, एमाइन, और फुल स्ट्रक्चर बनेगी दिस। LDA लिथियम डाई आइसोब्यूटाइल एमाइन। फिर सबसे इंपोर्टेंट थर्ड इसमें, थर्ड एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक, ठीक है। एल्कोहल के साथ जब KOH मिलेगा तो बेस मिल जाएगा, है ना। तो कितने हुए इसमें 3। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होगा एक्वस KOH, कितनी होगी, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होगा एल्कोहलिक KOH। ऐसे जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छी है लेकिन बेसिसिटी खराब है, तो फर्स्ट है PHS- बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल मानी जाती है। दूसरा है RS-, तीसरा है SH-, फोर्थ है I-, फिफ्थ है Cl-, है ना। सिक्स्थ है एसिटेट आयन CH3COO-, और सेवंथ है लास्ट एजाइड आयन N3-1। ये टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये टेबल हर हाल में आपको याद है। साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्या H प्लस है, वो कहीं और बताऊंगा, वो इवन में होता ना। मेन कंफ्यूजन एसिड और ही चलेगा, एसिड है ना इवन में चलेगा, तो उसी के लिए यहाँ ये टेबल रखिए।
ऐसे रिएजेंट जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जिनकी बेसिसिटी के बराबर है। बताओ पहला रिएजेंट क्या है, मिथाइल MeOK, दूसरा क्या है EtOK, तीसरा क्या है एक्वासेल्यूलोज, फोर्थ क्या है सोडामाइड, पांचवा क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे रिएजेंट जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम है लेकिन बेसिसिटी ज्यादा है। पहला क्या है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है LDA, तीसरा क्या है एल्कोहलिक KOH। ऐसे रिएजेंट जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी और बेसिसिटी खराब है। पहला क्या है PHS-, दूसरा क्या है RS-, तीसरा क्या है SH-, फोर्थ क्या है I-, फिफ्थ क्या है Cl-, सिक्स्थ क्या है CH3COO-, और एट्थ क्या है NH3-। इनमें जो सबसे इंपोर्टेंट होगा वो I- देखने को मिलेगा, I- बहुत बार पूछा जाता है, CH- बहुत बार देखने को मिलेगा, और SH3 ये सबसे ज्यादा पूछेगी जे की बात करना। ठीक है, अब ये होंगे तो होगा, ये और देखो ये होंगे तो होगा, कितने इंपोर्टेंट है। देखो पहले बात करते हैं मिस वाले फर्स्ट कॉलम के नीचे एक छोटी सी कॉलम और बनाओ, फर्स्ट के नीचे बनेगी और इस तीन छोटी कॉलम। अगर ये ऊपर वाले रिएजेंट हुए और एल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री का हुआ, समझो अगर हमारे ऊपर वाले रिएजेंट है और एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का हुआ तो 1 डिग्री में आप कोशिश करना SN2 रिएक्शन कराने की। SN2 1 डिग्री को खतरनाक होगी, क्या करता है बहुत आसान होता है। ठीक है, है कि नहीं। अगर ये 2 डिग्री हुआ, जैसे 2 डिग्री हुआ तो पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई तो पीछे से अटैक कम हो गया, पीछे से अटैक कम होगा तो SN1 तो हो नहीं सकती क्योंकि कंडीशन SN2 की चल रही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, आप क्या करोगे E2। अब E2 कैसे करानी है तो आप पढ़ने के आगे, जब SN2 पे नहीं हो रहा तो 3 डिग्री पे हो जाएगी SN2, तो यहां भी कौन सी होगी फिर E2, यहां भी हम क्या करेंगे। नेक्स्ट यहाँ भी 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड है लेकिन जो अटैक करने वाली स्पीसीज है वो अच्छी बेस है, बेस का काम तो हमारा H निकालना है, तो E2 देगा SN2 देगा, बोलो E2। और जब 1 डिग्री में E2 है तो बाकी में तो आगे बीच के लिख दो E2 बोलो भाई। ये सब बेसिक सेकंड में बेसिसिटी में से हुआ कि बेसिसिटी बढ़ गई ना, उसका मतलब स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंस होती है और रिएजेंट पे डिपेंडेंस होती है, दोनों में चल रहा है। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट अब क्या चीज बढ़ा दी आपने, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ दी, कौन सी रिएक्शन डोमिनेट करेगी SN2। 1 डिग्री पे क्या होगी SN2। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी खतरनाक कर दी तो 2 डिग्री पे भी क्या होने लगेगी SN2, लेकिन क्या 3 डिग्री पे भी SN2 हो जाएगी यार, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी करती क्या अब हो जाएगी। तो ये टेबल जो बनाई है मैंने SN2 वर्सेस E2 को, ठीक है। यस सर, चलो एक बार पूछता हूँ, देखते हो बताओ अगर ये रिएजेंट है और 2 डिग्री है SN2 ये, अगर यही रिएजेंट है और 3 डिग्री है तो अगर 1 डिग्री है तो SN2, ये वाले रिएजेंट है और 3 डिग्री है तो 3 अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री है तो SN2, ये वाले रिएजेंट है तो 1 डिग्री SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री याद हो गया कितना आसानी से आप देगा, और वो लॉजिकली हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के वेरिएशन आप देखो, पहले में तो सिर्फ यहाँ हुई SN2 और दूसरे में यहाँ, ज्यादा टाइम कौन सी रिएक्शन होती नजर आ रही है E2। हालांकि हाइड्रोकार्बन में मैंने इसको हिंट देगा तो शॉर्ट में पढ़ा दिया है, यहाँ पे इसको डिटेल, ठीक है। तो अब हम E2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसे डालो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। शॉर्ट नाम का पेपर है, शॉर्ट में क्या बोलूंगा उसको मैं, A2 रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी तो चल होगी कितनी, ठीक है। मैं क्योंकि हेलो एल्केन में पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ चीज निकलेगी और इसलिए इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी निकल जाती है। तो ये एलिमिनेशन का मतलब निकलना, उसमें क्या निकलता है, HX निकलता है। HX क्या निकलता है इसमें, HX, इसलिए डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। सेकंड पॉइंट, ये वाली जो रिएक्शन है इसका दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। एनसीईआरटी में देखोगे इसे बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि जहां पर कोई मेन ग्रुप लगा हुआ है उसकी जो बीटा कार्बन है वहां से हटेगा। थोड़ा बहुत आइडिया एलिमिनेशन, थोड़ा बहुत आइडिया बताओ। अब जो यहाँ मैं एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो पहले बताई थी इसमें फर्क निकलेगा कि वहां मैंने डिटेल बताई थी और यहाँ नहीं, या फिर यहाँ डिटेल बताई थी, ठीक है। तो बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने बताई थी, मान लो यहाँ पर CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, एल्कोहलिक QH ले लिया है। बताओ एल्कोहलिक QH में कौन सी रिएक्शन होती है, आप बताओ। हीटो की ना, एल्कोहलिक QH कैसा है, जिसकी बेसिसिटी अच्छी है और जिनकी बेसिसिटी अच्छी थी वो तो सब E2 रिएक्शन देते हैं। E2 रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देने का मतलब क्या है, यहाँ से निकलेगा HCl और बगल से क्या निकल जाएगा, मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, बेस। भाई एल्कोहलिक QH एक बेस प्रोड्यूस करेगा, बेस, और वो बेस क्या करेगा, इस H को निकालेगा। यहाँ आया प्लस, यहाँ आया माइनस और बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। हालांकि प्लस माइनस दिखाते नहीं है स्टैंडर्ड बुक में, बोलो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला Cl, साइड में क्या बनेगा HCl। प्रोडक्ट में बताओ क्या बना, एल्कीन बना, नहीं बना। तो क्या ये बात मैंने पहले भी बताई है कहीं, है कि नहीं। आवाज नहीं आ रही है क्या यार, वैभव आवाज आ रही है क्या मेरी, आवाज वैभव को तो आ रही है यार। रिवीजन टाइम, वैभव क्या मेरी आवाज आ रही है। अब यही रिएक्शन डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, तो डिटेल में होता क्या है, भैया इसको मैकेनिज्म देखो, ये तो सिंपल था, फर्जियापा बोल सकते हैं इसको, फर्जियापा बताकर मैं खेल खत्म कर। होता क्या है इसमें, ये रहा कार्बन CH2, ये रहा CH2, इस पर लगा हुआ है कोई हाइड्रोजन, मान लो मैंने Cl लगा दिया, ये इसकी बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में एंटी फॉर्म है, और मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कोई भी बेस, जैसे कि एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH। अब देखो कोई ये अच्छा, पहली बात तो ये जो रिएक्शन होगी सिंगल स्टेप होगी, क्योंकि E2 एसिड में तो सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप, वहां भी एक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ भी एक ट्रांजिशन स्टेट। तो सबसे पहले इस जो बेस जाएगा ना वो एंटी, मतलब क्लोरीन के जो एंटी का हाइड्रोजन होगा उसको निकालेगा, है कि नहीं, जो उसके एंटी का हाइड्रोजन होगा उसको निकालेगा। एक्चुअल में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा मुझे बताओ, उसको मैं सही से बना देता हूँ, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है, C और C, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा Cl। यहाँ पर क्या है, H पीछे की तरफ है, ये बैक साइड, तो मैं इसको डैश डैश बना देता हूँ ना, इसको बनाना पड़ेगा, मतलब ये तो है ऐसे बाहर निकलते हैं ना, और ये वाला इसके अंदर जाते हैं, और ये वाला किसी प्लेन में जिसमें कार्बन है, तो मैंने यहाँ अंदर जाता हुआ H लिया, और ये उसी प्लेन का H, और ये बाहर निकलने वाला H। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस तो भैया तीनों में से इसमें से किसी को भी ले सकता है, लेकिन बेस किस H को लेना प्रेफर करेगा, जो Cl के बिल्कुल एंटी है। वो तो ये है ना, इसकी बिल्कुल एंटी कौन सा है, डैश वाला। ऐसा क्यों, इसका हो सकता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एंटी हाइड्रोजन ही को निकाला जाता है, ये कुछ हो सकता है, तो ये सिंपल सा रीजन है
एंटी हाइड्रोजन निकालने के 3-4 रीजन है। इसमें भी सबसे पहला रीजन ये है, ये जो क्लोरीन है इसका जो डीएमओ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट इसके रिवर्स डायरेक्शन में होगा सिग्मा स्टार, है कि नहीं? तो जब यहाँ ऊपर से बेस आएगा इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए, ऊपर से बेस आएगा, बेस बी हाइड्रोजन को निकालने के लिए बेस आएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव। ये नेगेटिव जब बॉन्ड बनाएगा यहाँ बीच में पाई बॉन्ड, तो कुछ तो खाली ऑर्बिटल चाहिए और ये प्रोसेस एकदम निकलेगा। जैसे ही ये बॉन्ड अटैक करके H को ले रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो क्योंकि इधर ओवरलैप करने के लिए कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो हमने एंटी अटैक करवाया। सोचो अगर बेस यहाँ इस H को निकालता तो इधर कुछ है जिधर बॉन्ड बन जाए, बताओ श्री, इधर साइड है कुछ खाली चीज जो ये पाई बॉन्ड बना ले, तो मजबूरन कहां से अटैक करना होगा, बैक से। भी बैक से अटैक कराओगे तो जैसे ही बेस H को निकालेगा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा, वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर करके पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड साथ साथ टूटता रहेगा। समझे कि नहीं? इसी वजह से एंटी अटैक प्रेफर होता है E2H। हां बताओ, इसकी वजह से क्लोरीन निकल रहा है, तो बेटा क्लोरीन निकल है कि नहीं? इसी वजह से क्लोरीन निकल रहा है। मान लो तो एक रीजन तो ये हो गया कि भाई बैक अटैक करने से एंटी खाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आराम से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ना? यार इस पूरी बात को अगर मैं लिखूं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं कैसे लिखूं इसको यार? मैं ऐसे लिख दूं और इन एंटी अटैक वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज अवेलेबल, है ना? इन एंटी अटैक, तब पूरा लिखूं कहानी, एंटी अटैक शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूं मैं, vacant sigma star is available for bonding, is available for bonding, ठीक है? दूसरा रीजन क्या हो सकता है एंटी अटैक क्यों है? ये किसका आंसर है? वाई एंटी अटैक, इनके आंसर दे रहा हूं मैं, वाई एंटी अटैक क्यों हुआ? सोचो अगर सेम साइड से अटैक हो, सेम साइड से अटैक हो तो थोड़ी क्राउडिंग फील होगी। भाई क्लोरीन का भी कुछ ना कुछ साइड है, इस हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ साइड है, और ये इधर से बेस भी आ रहा है, तो हल्की फुल्की क्राउडिंग स्टेरिक क्राउडिंग है कि नहीं है? तो सेम साइड से अटैक कराने पर स्टेरिक क्राउडिंग भी फील होगी, है ना? तो इन एंटी अटैक नो स्टेरिक क्राउडिंग, बोलो नो स्टेरिक क्राउडिंग, एक रीजन हो गया। और रीजन क्या हो सकता है? थर्ड रीजन वही आप खुद सोचो, अगर मैं सेम साइड से अटैक कराऊं, ये रहा क्लोरीन, ये रहा H, क्लोरीन जब निकलेगा तो कौन सा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव है, और इधर से ये बेस आ रहा है, बेस भी तो कौन सा चार्ज लेके आ रहा होगा? नेगेटिव, है ना? तो ये नेगेटिव, बताओ ये क्या है? रिपल्शन। तो चार्ज का भी थोड़ा बहुत रिपल्शन है कि नहीं है? सेम साइड से अटैक करने पर कितना लॉस हो रहा है, ठीक है? इतने सारे रीजन देखिए काफी, इसका मतलब अटैक एंटी होगा या सेम डायरेक्शन में होगा, एंटी अटैक प्रेफर कराएंगे। और सबसे बेहतरीन रीजन तो सबसे पहले वाला ही था, बॉन्ड बनाना, जब बॉन्ड ही बनाना है तो ये अटैक एंटी होगा। तो जब ये सिचुएशन होगी तो ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरेगा, और ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये रहा कार्बन, ये H, अब मैं डैश और डैश लिख रहा हूँ क्योंकि बॉन्ड टूटता हुआ कैसे दिखाऊंगा, अगर मैं सारे समझ गए ना? तो देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको मैंने डैश डैश बना दिया, क्लोरीन, इसको कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव। और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला बॉन्ड टूट रहा है H वाला, जिसको कौन गेन कर रहा था? बेस इसको ले रहा है कि ले रहा है? तो बेस किससे बॉन्ड बना रहा है? H से, तो मैं बेस और H के बीच में बॉन्ड लिख दूं, ये जो B माइनस है ये किससे बॉन्ड बना रहा है? H, ठीक? यहाँ ये रहा H और ये रहा H, और फिर बीच में पार्शियल बॉन्ड बनता है कि बनता है डबल बॉन्ड। तो ये क्या हुई हमारी इसकी ट्रांजिशन स्टेट, क्या हुई हमारी ट्रांजिशन स्टेट आ गई E2 रिएक्शन। एक स्टेप बनानी और अगले स्टेप में BH को लेकर निकलना पड़ेगा, Cl अपना निकल जाएगा और बीच में एल्कीन आ जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट दिस BH के साथ निकल गया
और हमारा फाइनली बाहर क्या निकल गया Cl माइनस, प्रोडक्ट क्या है हमारी एल्कीन, ठीक है ये हुआ। तो ये हमारी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बताओ थोड़ा सा डिटेल में हुआ कि एलिमिनेशन रिएक्शन पहले तो मैंने सीखा नहीं था, अब मैंने डिटेल कर दिया इसको। अब इसको कुछ और इसका मैं बनाऊंगा थोड़ा सा हो गया। जी सर है ना। अब इसका थोड़ा वो बना लो। अच्छा मोलिकुलरिटी समझ गए, दो क्यों है, क्यों बॉन्ड तोड़ने वाले कितने मॉलिक्यूल है, एक और बॉन्ड बनाने वाले कितने मॉलिक्यूल है, दो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है बॉन्ड तोड़ने और बॉन्ड जोड़ने। ठीक है नेक्स्ट। अब इसको देखो, इसका जो ग्राफ बनाऊंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वही हो गया समझने वाला। अगले पेज पे सर एक चीज और पूछो सर, इसके अंदर जो रिएक्शन जो है इसके अंदर क्या करोगे, प्रोडक्ट में क्या करना है? प्रोडक्ट में तो मेन एल्कीन है, साइड में बेस एच लेके निकल गया और जो Cl निकला है BH और Cl माइनस, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या हमारा एल्कीन, एल्कीन ये तो साइड वाइज प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट। अब इसको देखो ग्राफ, ग्राफ क्या है भाई मुझे बताओ, आपको क्या लगता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होनी चाहिए? आप मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड तोड़े आपने? दो सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़े, एक तो क्लोरीन वाला और एक हाइड्रोजन वाला, है ना। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हमने दो सिग्मा तोड़े और उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बनाया, तो ज्यादा मजबूत दो बॉन्ड तोड़ती और एक कमजोर बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन कौन सी कैसी होगी, एंडोथर्मिक, है ना। रिएक्शन का ग्राफ ऐसे तो जाएगा, मतलब ये तो हमारा एल्कीन थी यहाँ पर, सॉरी एल्केन RX था हमारा, और यहाँ पर हमारी क्या बन गई एल्कीन, और यहाँ पर हमारी क्या थी ट्रांजिशन स्टेट, है कि नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, ये हमारी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन POR है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। भाई आप मुझे बताओ अगर ये ग्राफ, तो ये इतनी एनर्जी का गैप है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, इसलिए रिएक्शन कैसी है बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मुझे बताओ अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए, यहाँ देखो अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे जाए लेकिन ऐसे हो जाए, तो बताओ रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, नीचे आ जाएगा। बताओ पहले ऐसा था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो रिएक्शन फास्ट होगी और स्लो हो जाएगी। फास्ट में बताओ क्यों, ये तुम ही बताओ, दोनों बताओ फिर मैं बताऊंगा आंसर। तुम बताओ फास्ट क्यों होगी। सर फास्ट इसलिए क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हां एनर्जी में ज्यादा लेनी पड़ती है, अगर ज्यादा एनर्जी लेंगे तो अरे भैया यहाँ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब नीचे आएगा तो कितनी देनी पड़ेगी, ये तो कौन सी एनर्जी फास्ट हो जाएगी, नीचे वाली, कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको। और अगर बाई चांस ये होता तो यहाँ पहुंच जाए तो उल्टा एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये ग्राफ जितना नीचे आएगा उतना आपको फायदा है। और ये ग्राफ कब नीचे आएगा, मतलब मुझे बताओ एक एल्कीन तो यहाँ बनी है ऊपर, है ना, एक एल्कीन यहाँ बनी, एक एल्कीन यहाँ बनी, किस एल्कीन की एनर्जी ज्यादा, ऊपर वाले की नीचे वाले की? यार पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ऊपर वाले की, y एक्सिस पे जानी पड़ेगी,
किसकी एनर्जी कम है? नीचे वाले की। तो नीचे वाली एल्कीन की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर स्टेबल एल्कीन बन रही है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, और अनस्टेबल एल्कीन बन रही है तो वो रिएक्शन अनस्टेबल होगी। मतलब सिर्फ लगेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इसी रखना है कि मतलब वो एल्कीन आप बनाएंगे जो स्टेबल होगी, ना कि वो जो कि कम स्टेबल होगी। एक एल्कीन होती है सिर्फ, एक होती है हाफ में। सिर्फ ज्यादा स्टेबल होती है, में लेस स्टेबल। तो चाहे हमने प्लीज किया तो मैंने तब तो डायरेक्ट बता दिया था, अब इसका कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा रीजन पता चलता है कि क्यों हम सिर्फ एल्कीन बनाते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि वो स्टेबल होगी तो रिएक्शन को फायदा एनर्जी रिक्वायरमेंट कम, जो हम चाहते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट कम। ठीक है, क्लियर है? ये ग्राफ बना लिया तो इसके कुल मिलाकर 2-3 पॉइंट बनेंगे, तो वो लिख लो फटाफट। पहला पॉइंट, अगर एल्कीन हैलाइड 3 डिग्री का है तो एल्कीन ज्यादा क्राउडेड बनेगी, फिर अकॉर्डिंग टू सिटीजन ज्यादा स्टेबल होगी तो रेट फास्ट होगा। तो 3 डिग्री एल्कीन हैलाइड में रेट फास्ट आएगा। फिर इसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक एल्कीन है ट्रांस, एक एल्कीन है सिस, तो कौन सी एल्कीन कंट्रोल करोगे? बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैंने पढ़ाया था ट्रांस आइसोमर, किस आइसोमर कौन स्टेबल होता है? ट्रांस है ना? तो कौन सा प्रेफर करोगे? ट्रांस। तो अगर आइसोमर बनने को मिले तो आप कौन सा बनाओगे? ट्रांस आइसोमर बनाओगे, ट्रांस एल्कीन बनाओगे, ना कि सिस एल्कीन। नेक्स्ट, एक एल्कीन हैलाइड है आरआई, एल्कीन हैलाइड एक है आरबीआर, एक है आरसीएल। बताओ किसमें एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी? आई में। या हैलोजन बॉन्ड किसमें तोड़ा जा सकता है? आई है ना? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। क्यों? मुझे बताओ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, टूट रहा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा या ड्यूटेरियम का टूटेगा या ट्राइटियम का टूटेगा? पहले जो हल्का है हाइड्रोजन वाले में फास्ट आएगी, ड्यूटेरियम वाले में स्लो आएगी, ट्राइटियम वाले में और स्लो। ठीक है, रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बहुत अच्छा होगी। बताओ, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो फास्टर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? फास्टर रिएक्शन। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो रिएक्शन होती क्या हो जाएगी? फास्ट। ठीक है, ठीक। अब वहां जो मैंने आपको सबसे पहले टेबल याद कराई थी, अब वहां पर पहुंच जाओ। फिर एक चीज बतानी, जहां पे मैंने न्यूक्लियोफाइल की कॉलम बनाई थी, याद है? बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर E2 रिएक्शन फास्ट होगी। तो सोचो ये वाले रिएजेंट है, 1 डिग्री हैलाइड है और टेम्परेचर बढ़ा दिया, SN2 की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगी? E2 शुरू होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन टेम्परेचर को फेवर करती है। तो जब भी हाई टेम्परेचर हो और कोई सा भी रिएजेंट हो, सब धरे की धरे रहेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन बाजी मारेगी, कुछ नहीं हो सकता। टेम्परेचर की वजह से डोमिनेट करेगा सिस्टम। तो यहाँ नोट बना के लिख लो, इफ टेम्परेचर इज हाई, E2 रिएक्शन occurs irrespective of reagent, है कि नहीं? irrespective of reagent, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन तो चाहती है कि उसका टेम्परेचर क्या हो, ये उधर टेम्परेचर के साथ यहाँ पे निकल जाएगा, है ना? उसका मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो कुछ नहीं सोचना है, उठा के एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर, मान लो एक दो रिएक्शन है, एक पर लिखा 25, एक पर लिखा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 नॉर्मल टेम्परेचर है, वहां सेट होगी, वरना प्राइमरी डिलाइट 55 वहां हिट हो जाएगी। सर है कि नहीं? आपका टेम्परेचर हाई कितना रखने में मतलब लगभग कितना होगा? मतलब ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दो बताएंगे, दो के एग्जांपल दिया तो है, मतलब जो रिएक्शन दे दी, एक 25 टेम्परेचर कंपैरिजन में चलेगी बस। अच्छा, कंपैरिजन दो रिएक्शन, ये कंपैरिजन, एक 25 दिया है, एक 55 है, तो आप 55 वाले में इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिएजेंट E2 वो मेंशन करना है टेम्परेचर तो, और वो बिल्कुल मेंशन करें हाई टेम्परेचर तो कराओ, इक्सोमोनेशन कंपैरिजन कराओ, वरना टेम्परेचर हम बता सकते हैं जाते हैं हाई है कैसे। वैसे 100 डिग्री टेम्परेचर हाई होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर। रिएक्शन के एरो के ऊपर 100 लिखा है तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी चाहिए, एरो के ऊपर 25 लिखा है तो आपको SN2 करना चाहिए, अगर वो प्राइमरी एलिमेंट है।
जिसकी 25 नॉर्मल टेम्परेचर, और ये टेबल नॉर्मल तो बनी है कि नहीं? अच्छा अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अच्छा कितने पॉइंट्स हुए? और उसमें नहीं आ गए, कितने पॉइंट हुए? 6। हाँ भाई 7, उसी में लिख पार्ट में मैंने नंबरिंग नहीं डाली। 1 2 3 4 5 6 6 तो हुए 7 का मतलब अगर कोई बैड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, बैड लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है कोई, जैसे कि ये हमारा एल्केटाइल हाइड क्लोरीन, क्लोरीन तो बैड लिविंग ग्रुप है, निकलता नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन? R-, यहाँ आपने बेस ले लिया मतलब अल्कोहलिक OH। तो भैया अकॉर्डिंग टू फिल्टर रूल कौन सी एल्कीन बनाते हैं? मोर अल्फा हाइड्रोजन वाली, लेकिन यहाँ हाफ में बनी है। उसका रीजन क्या है? रीजन इसमें देखो, रीजन उसका ये है, क्या F माइनस अपना आप निकल जाएगा? नहीं निकलना नहीं चाह रहा, बेकार लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कितना बेकार है, निकलना ही नहीं चाह रहा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। एक तो सबसे पहले आदत ये डालो, जहां पर लिविंग ग्रुप कनेक्टेड हो उसको लिखो अल्फा, और अगल बगल वाले कार्बन को लिखो बीटा, और बीटा से H निकालने का धंधा सबसे पहले ये करना, क्योंकि सारे बीटा लिखो ताकि सारी एल्कीन आपके दिमाग में चल सके कि ये एल्कीन बन सकती है। तो ये H यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, F तो जाएगा, तो इस रिएक्शन में होता है जब H निकलता नहीं, निकलने को तैयार ही नहीं है। हाँ सॉरी, F निकलने को तैयार नहीं है, तो F निकलता नहीं, बेस पहले अटैक कर देता है। F के निकलने से पहले बेस अटैक होना शुरू हो जाता है। अच्छे लिविंग ग्रुप में दोनों साथ होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप में लिविंग ग्रुप बाद में निकलता है, अटैक पहले शुरू हो जाता है। रीजन समझ गए होंगे, बैड लिविंग ग्रुप जब मैं बोल रहा हूँ तो बात तो निकलना नहीं चाह रहा, इतनी देर में निकल रहा है। तो होता क्या है, जैसे ही बेस अटैक करना शुरू करता है, जैसे ही बेस अटैक करना शुरू करता है, तो बेस मान लो इस पर अटैक करना शुरू करेगा, बोलो इस कार्बन पर तो नेगेटिव आएगा भाई, इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता है, तभी तो बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं यहां से H निकालूं तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां से H निकालूं तो यहां पर नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? और ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बना लेता है, ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बना लेता है। ये वाला जो नेगेटिव बनेगा किनारे पर कौन सा डिग्री का होगा? 1 डिग्री। ये वाला जो नेगेटिव बनेगा कौन सा डिग्री का होगा? 2 डिग्री। बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री एनायन में कौन सा स्टेबल होगा? एनायन 1 डिग्री होता है, नहीं होता? 1 डिग्री एनायन स्टेबल होता है, क्योंकि वहां 2 डिग्री है, तो ये माइनस I प्लस I से इसको स्टेबल कर देगा, है ना? तो पहले बैड लिविंग ग्रुप में पहले एनायन बनता है, एनायन क्यों बनेगा? पार्शियल वाला। अब ये एनायन इसको थोड़ी सपोर्ट कर देता है निकलने में, रिपल्शन से, है ना? क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाना तो फिर इसको निकलना पड़ेगा मजबूरी में। तो फ्लोरीन कहेगा, जैसे पार्शियल नेगेटिव आएगा, फ्लोरीन पूछेगा भैया क्या हुआ, ये बोलेगा भैया निकल जल्दी, बॉन्ड बनाना जल्दी निकल, है ना? तो उस सिचुएशन में कौन स्टेबल है? 1 डिग्री वाला 2 डिग्री वाला? तो 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये चीज वहां नहीं हो रही, वहां तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रहा है, वहां पर लगा देना 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सिर्फ नहीं है। इसलिए कौन सी एल्कीन प्रेफर करेगी? हाफ मेन एल्कीन, बल्कि इसमें ये भी बन सकती थी, ये कौन सी है? 6Z, ये क्या बनेगी अब हमारी? माइनर। ये कौन सी है? हाफ मेन, ये कौन सी बनेगी हमारी? बेस। समझे नहीं समझे? एक मेजर बनेगी और एक सेट जो माइनर होगी, इसके 2 आइसोमर होंगे, एक्सिस और एक ट्रांस, है कि नहीं? ये ट्रांस बनाई है मैंने, इसके कितने होंगे? 2, एक्सिस और एक ट्रांस, कुल मिलाकर प्रोडक्ट 3 होंगे, 3 में से एक होगा मेजर, बाकी दोनों माइनर। हाँ जी बताओ क्या कहते हो? नेक्स्ट पॉइंट 7th हो गया, 8th पॉइंट। चलो 8th बाद में कराऊंगा, बस लिख लेना, थोड़ा बड़ा रीजन है। बल्कि बेस, चलो ये तो बता देते हैं, बल्कि बेस इससे अगली बार आएगा। तो भैया ये तो मैंने बताया था, शायद बताया था। तो बताओ बल्कि बेस में कौन सी एल्कीन बनती है? हाफ में। रीजन बताओ।
जाने में दिक्कत होगी ना। यहाँ H, ये कौन सा H को आसानी से निकाला जा सकता है, किनारे वाले को, और किनारे वाले को निकल जाएगा तो कौन सी एल्कीन बनेगी, R। ठीक है ना, ये हाफ में है, ये होगी क्या हमारी मेजर, एक होगी हमारी अगर बीच से निकल जाए ये वाली, ये कौन सी होगी सिडजेल, ये क्या होगी माइनर। अब इसके दो आइसोमर नहीं होंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता क्योंकि एक ही टाइप के दो ग्रुप एक उस पे लगेंगे ना, CH3 CH3। चलो एक शुरू करें, बताओ भाई अब एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा क्लियर हुई, कुछ फील से आई? यस सर। इनसे शुरू करेंगे अब।